जीसस क्राइस्ट का ही ये कहना है कि योर किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन, आपके अंदर है। वो एक शब्द ना मेरे गूंजता था मेरे मन में कि हाँ दैट इज ट्रू, ठीक है अंदर है, लेकिन फिर हम बाहर क्यों पूछ रहे हैं। ब्लॉक था हमारे अंदर कि भाई कोई होगा कोई दाढ़ी वाला नहीं चाहिए, कोई कल्ट में नहीं घुसना। आई नेवर बिलीव द मूवमेंट, आई नेवर बिलीव एनीथिंग। मैं सिर्फ क्वेश्चनिंग, इवन मैं अगर मेडिटेशन पोस्चर भी करूँ, मैं बोलते हैं ना कि आंखें बंद करनी चाहिए, मैं आंखें खोल के ध्यान करती हूँ कि ये क्यों बोल रहे हैं। जब तक वो मेरा अनुभव नहीं है तब तक मैं बिलीव नहीं करती। मैं जो थी ना जस्ट इसके पहले और मैं जो बनी ये 40 डेज के मेडिटेशन के बाद, मैं अलग थी। एक साल मुझे याद है कि मुझे एवरी पूर्णिमा एक पास्ट लाइफ दिखता। आपकी एज कम थी तो आपके साथ युवा को आपने कैसे एनकरेज किया? नमस्कार मित्रों, पीएमसी हिंदी के खास कार्यक्रम आत्मा की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आत्मा की यात्रा एक पुस्तक है जो कि हमें अपने अनुभवों से बहुत कुछ सिखाती है। उसके पास कौन से चैलेंजेस आते हैं, किस प्रकार से वो उनको आगे और कैसे बढ़ती चली जाती है उनकी तरफ। तो आज हम जानते हैं एक पिरामिड मास्टर अमूल्या शास्त्री जी की आत्मा की यात्रा, जो कि 2009 से ध्यान कर रही हैं। और बचपन से ही उनके पास एक प्रश्न रहता था कि मैं कौन हूँ, भगवान कहाँ है। उन्होंने अपने जीवन में एक बात को पूरी तरह से धारण कर लिया था कि मैं कोई भी बात को तभी अडॉप्ट करूँगी जब मैं उसके ऊपर पूरी तरह से अनुभव कर लूँगी और उसका एक्सपीरियंस अपना बना लूँगी। तो ये कार्य करते करते उन्होंने इतनी सुंदर यात्रा बनाई अपनी, और आज वो पीएमसी हिंदी में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं और वो सभी कार्य करती हैं। सभी कार्य उनकी इंट्यूशन के माध्यम से होते हैं। कैसे पीएमसी हिंदी की मीडिया को चलाना है, कौन से प्रोग्राम्स लाने हैं। तो समय ना लेते हुए हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार अमूल्या शास्त्री जी। नमस्ते। आपका स्वागत है आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में। थैंक यू। जैसा कि हम जानते हैं कि एक आत्मा की यात्रा हमेशा जब धरती पर हम इस शरीर में जन्म लेते हैं तभी शुरू होती है। तो हम आपसे आपकी यात्रा की शुरुआत जानना चाहते हैं। तो मैं एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई हूँ। हैदराबाद में पैदा हुई थी और बॉम्बे और दिल्ली में मैं पली बड़ी हूँ। एक क्रिश्चियन स्कूल में थी। मैं एक हिंदू हूँ इन दिस लाइफ टाइम। तो मुझे हमेशा रिलीजन के प्रति एक क्वेश्चन मार्क रहता था, क्योंकि मैं क्रिश्चियन स्कूल में थी। बचपन में एज अ ब्राह्मण वो रिचुअल्स होते थे, मेरे पेरेंट्स करते थे रिचुअल्स, बट उनको भी ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि इसके पीछे का अर्थ क्या है। मैं एक साउथ इंडियन परिवार में पली बड़ी हूँ, तो म्यूज़िक बचपन से ही था। मेरी माँ वीणा बजाती थी और उनके द्वारा मैंने म्यूज़िक सीखा। पहली टीचर हैं वो मेरी। डांस, क्योंकि मुझे कल्चरल हमेशा रखते थे, तो मैं कुचिपुड़ी डांस सीखा, कंटेम्प्रेरी डांस सीखा। तो ये मतलब बचपन में कल्चर आर्ट हमेशा था कि जितना भी समय पढ़ाई के लिए हो, बट साइड बाय साइड आपको आर्ट एंड कल्चर में जाना ही है। सो इन स्कूल, मतलब बॉम्बे में भी क्रिश्चियन स्कूल में थी, दिल्ली में आई तो तब भी क्रिश्चियन स्कूल में थी। तो मुझे हमेशा, क्योंकि मैं गाना गाती थी तो स्कूल में भी बैंड होता था, तो वहाँ पर भी क्रिसमस कैरल्स गाना, हिम्स गाना, वो सब होता था। और मैं घर आती थी तो कॉम्पिटिशन्स में म्यूज़िक तो करती थी, कॉम्पिटिशन्स के लिए जाती थी, परफॉर्मेंसेस देती थी। तो हमेशा, और ये भजन गाना भगवान हमारे हिंदू गॉड्स के बारे में होता था, तो मुझे हमेशा क्वेश्चन होता था ये क्या है और ये क्या है। लेकिन अंदर ही अंदर था, तो मैं किसी से क्या ही डिस्कस करूँ। जब भी कोई बुरा सपना आता था, मैं हनुमान, मेरी मॉम बोलती थी कि हनुमान को याद करो, ताकि वो फॉर्म को याद करो, वो रक्षा करेंगे हमारी, जब भी बुरा सपना आता था। तो ये भी
क्योंकि कह रहे हैं इसलिए मैं करती थी, बट मुझे अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं थी कि कुछ तो है जो मैं नहीं जानती या ये लोग नहीं जानते हैं, और एक डीपर ट्रूथ है जो हम सब अनभिज्ञ है, मतलब हम सब नहीं जानते उसके बारे में। तो लाइक मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आई एम रियली ग्रेटफुल टू माय 5th स्टैंडर्ड टीचर, जिन्होंने कहा कि लाइक जीसस क्राइस्ट का ही ये कहना है कि योर किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन, आपके अंदर है। अब वो एक शब्द ना मेरे गूंजता था मेरे मन में कि हाँ दैट इज ट्रू, ठीक है अंदर है, लेकिन फिर हम बाहर क्यों पूज रहे हैं, बाहर एक फॉर्म क्यों है अगर हमारे अंदर है, कहीं जाने की जरूरत क्यों है जब हमारे अंदर है। तो ये क्वेश्चन होता था, अगेन नो आंसर। तो स्कूल चलता था, मैं फुटबॉल भी खेलती थी, हर एक चीज मतलब करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर भी चल रहा है, स्कूल की पढ़ाई भी चल रही है, अपने आप को पहचान रही हूँ, अपने आप को जान रही हूँ, बट अगेन दैट डिससैटिस्फैक्शन एक था कि नहीं मेरे पास जवाब नहीं है। तो देन धीरे धीरे मतलब मैं अराउंड 7th और 8th स्टैंडर्ड, मेरी बहन को माइग्रेन प्रॉब्लम होता था, तो जिसकी वजह से बहुत सिवियर हेडेक होता था, तो खड़ी भी नहीं हो पाती थी। मुझे पता है कि वो बैठी रहती थी, घंटों एक पोजीशन में रहना पड़ता था, तभी वो उस सिचुएशन से बाहर आती थी। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। घर में जैसे दवाई बहुत ही नेचुरल है कि ठीक है फीवर हो गया तो ये पिल पॉप कर लो, कोल्ड होता है तो ये पिल पॉप कर लो, ये तो नेचुरल था। तो ऑब्वियसली वो भी मेडिसिन लेती थी, बट उससे भी कोई सोल्यूशन नहीं मिलता था। तो तब एक डॉक्टर ने सजेस्ट किया आप कुछ मेडिटेशन ट्राई कर लो। तो तब क्योंकि सहज योग में पता नहीं एक जानकारी मिली, तो एक गुरुजी थे, वहाँ पे हम फिजिकली जाकर उनके यहाँ पे लाइक वो एक तरीके का ध्यान सिखाते थे, चक्रा रिलेटेड मेडिटेशन होता था, तो वो हम करते थे। वो करीब मेरे 7th से लेके 9th स्टैंडर्ड तक 2 साल रेगुलरली हम जाते थे। आपके परिवार में सभी करते थे? सभी लोग, चारों, क्योंकि हम कभी भी कुछ करते हैं तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो वी हैव ऑलवेज बीन फ्रेंड्स। मेरे पेरेंट्स हमेशा लाइक दोस्त की तरह रहे हैं, कभी भी मैं एक पेरेंट हूँ आपको मेरी बात सुनना है वैसा कभी नहीं था। सो कभी भी मेरे मन के अंदर जो भी होता था मैं शेयर करती थी। तो हम एज अ फैमिली भी, कोई न्यू ईयर नहीं है, कोई दिवाली नहीं है, हर एक दिन हम मेडिटेशन के लिए जाते थे, और पसंद है, लेकिन हम जानना चाहते हैं, लेकिन कुछ हमें हो नहीं रहा है। उन गुरु को भी अच्छे से हमने ग्रो किया, उनके पोजीशन रखा, लेकिन हमारा कुछ नहीं हुआ। तो एक पॉइंट पर मन उठ गया था, क्योंकि वो अगेन फॉर्म पे फोकस था कि वो जब मिलते हैं तो उनके पैर छूने हैं तब, वरना गुरु का अपमान है, तो ये सब कुछ कनेक्ट नहीं हुआ। तो हम धीरे धीरे 2 साल करने के बाद हम उससे बाहर आ गए। तो आपने इन दोनों सालों के अंदर तभी महसूस करना शुरू हो गया था कि जो आप चाहते हो वो आपको नहीं मिल रहा? करेक्ट, क्योंकि वो गुरुजी थे, उनके जो बेटे थे वो अच्छे मार्क्स लाते था, 90-95 लाते था, मेरे तो 60-70% आते थे। मैंने सोचा अरे इस मारे तो मेरे मार्क्स तो बढ़ जाएंगे, तो वो भी नहीं बढ़ाते। लाइक क्या फायदा यार, छोड़ो ये सब करके 9th हम लोग धीरे धीरे उससे मतलब वो नहीं आ पाएंगे करके हमने छोड़ दिया। सो दैट इज लाइक एक चैप्टर था में हमारा मेडिटेशन को एक्सपीरियंस करने का, बट अगेन गुरु बेस्ड। बट आई वुड से आई एम रियली ग्रेटफुल, क्योंकि वो अगर ना होता तो प्रॉब्ली हमारा एंट्री और या ओपननेस टुवर्ड्स मेडिटेशन ना होता। जैसे उसके 1 साल बाद, क्योंकि मेरे पापा को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम था, उनके ब्रेन में ब्लड क्लॉट्स होते थे, क्योंकि बहुत ही स्ट्रेसफुल MNC में काम करते थे, तो मतलब ट्रैवलिंग यहाँ से वहाँ ट्रांसफर, इसलिए हमारा दिल्ली बॉम्बे में पैदा हुई थी, क्योंकि बहुत ट्रांसफर होता था उनका वर्किंग की वजह से। तो मुझे याद भी नहीं हो पापा 1-2 साल, क्योंकि इतने हैवी डोसेज ऑफ स्टेरॉइड्स पे होते थे, क्योंकि वो ब्लड क्लॉट्स की वजह से उनको पैरालिसिस होने लगता था, पार्शियल पैरालिसिस हो जाता था, जिसकी वजह मतलब बहुत ही टफ सिचुएशन था। मॉम को भी समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूँ, शी वांट्स टू सपोर्ट, बट ये सिचुएशन से बाहर नहीं आ रही है, 2 बच्चे को संभालना है, पापा नहीं होते थे अराउंड, तो वो अपने ही उसमें थी, उनको भी बीच में BP, थायराइड प्रॉब्लम होना, हाथों में कुछ एक फ्रैक्चर हो गया, उसकी वजह से बहुत उनके भी अंदर मंथन चल रहा था। सो देन अगेन एक न्यूरोलॉजिस्ट, थैंक टू दैट न्यूरोलॉजिस्ट, वो न्यूरोलॉजिस्ट ने सजेस्ट किया कि नो आप मेडिटेशन करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, थोड़ा ना आप फ्री रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा बहुत ही स्ट्रेस में रहते थे। बट मतलब हमने थकार चुके थे पिछले मेडिटेशन प्रैक्टिस, तो हमने एक ब्लॉक था हमारे अंदर कि भाई कोई होगा, कोई दाढ़ी वाला नहीं चाहिए, कोई कल्ट में नहीं घुसना,
लोगों से दूर रहना, बस प्रैक्टिस अच्छा लगता था, बट उसके अराउंड जो होता था ना वो पसंद नहीं था। तो बोला हाँ यार प्रैक्टिस करेंगे, तो समहाउ इंटेंशन छोड़ दिया यूनिवर्स में, बोल सकते हो आप। तो पापा एक बिजनेस मीटिंग के लिए नागपुर गए थे। तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है महेश मालू, उन्होंने उस इंटरव्यू के बारे में ना बात करते, उन्होंने मेडिटेशन के बारे में बात किया कि व्हाट, ये एक स्पिरिचुअल इंडिया का मैगजीन दिया, एक स्पिरिचुअल रियलिटी करके एक वीडियो होता है यूट्यूब में, वो उसका एक सीडी था, वो दिया। तो धीरे धीरे मतलब, और मेडिटेशन बेनिफिट्स छोड़ो, शास्त्री ये सब छोड़ो, रिलैक्स करो लाइफ में, ये सब बातें करे। वो तो कंफ्यूज ही हो गए कि मैं तो एक इंटरव्यू के लिए गया था, ये क्या सिखा रहे करके, छोड़ो करके वापस वो आ गए। तो जैसे हम अंदर रख देते हैं सामान, सब कुछ अंदर रख दिया उन्होंने, तो ज़्यादा वो मैगजीन पे फोकस नहीं किया। जैसे संडे के समय हम साफ करने लगते हैं, तो धीरे धीरे वो देखा, अच्छा ये क्या है, पीछे मैगजीन है, वो दिल्ली में सेंटर होता है क्या, PSSM, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट, कोई कल्ट तो नहीं है, कोई गुरुजी तो नहीं है, ठीक है छोड़ो, एटलीस्ट प्रैक्टिस पे फोकस करते हैं, उनके लाइफ में बेनिफिट हुआ है, चलो मेरा भी कुछ हो जाए करके। तो इंदरपुरी में एक मेडिटेशन सेंटर था। तो आप सबसे पहले, आप और आपका परिवार इंदरपुरी सेंटर में गए? करेक्ट। पहले एक टाइम में सिर्फ पापा गए थे। अच्छा। तो उनका एक्चुअली मीटिंग था 3 o'clock को, तो गए अराउंड 12 o'clock 1 o'clock। मुझे लगा ठीक है भाई, जाऊंगा तो 15-20 मिनट करके, पसंद आए तो पसंद आए, वहां से वहां चला जाऊंगा। और उन्होंने कहा कि जब वो गए तो वहां पे कोई, क्या बोलते हैं, जब आप एंटर करते हो ना, एक कल्ट में एंटर करते हो, तो हर जगह उनका फोटो रहना है, वही दिखते हैं। तो वहां पे वो कुछ नहीं था, तो केवल पिरामिड्स थे। तो ये लगा, क्योंकि हम साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो पसंद है कि साइंटिफिक कॉन्वर्सेशंस रादर देन मिथ्या से रिलेटेड कॉन्वर्सेशन या कुछ बिलीफ सिस्टम ना हो के साइंटिफिक। तो ये अच्छा लगा, चलो टिक मार्क उनके लिए। तो एंटर किया, उन्होंने बोला अच्छा ध्यान का पोस्चर बताया, ऐसे बहुत आसान है करना करके, ठीक है मैं कर लेता हूँ करके। वो बैठे, उन्होंने पहले सिटिंग में करीब 2 घंटे आई थिंक बैठ गए थे, और उनका मीटिंग था 3 o'clock। सडनली उनकी आंख खुली मेडिटेशन से, बोला ओ गॉड मेरा मीटिंग है करके, वो फोन की तरफ गए, तो फोन में देखा तो मीटिंग कैंसल्ड। तो उनको लगा ओके, कुछ तो है, इंडिकेशन आ गई हाँ, कि आप अपना ध्यान कंटिन्यू करो। करेक्ट। तो तब वहां से उनके सवाल क्वेश्चन करना, क्या है क्यों है, वो सब करके फिर उन्होंने मेडिटेशन को अपने डे टू डे लाइफ में लेके आए। और मुझे भी मेडिटेशन बहुत पसंद है, क्योंकि खुद अंदर जाना, बाहर के लोगों की बातें मुझे नहीं जमती थी, मुझे अंदर जाना है। तो ये प्रैक्टिस फिर उन्होंने सिखाई, मुझे भी शेयर की, अम्मा से भी शेयर किया। वो पहला मैं बोल सकती हूँ एक टिपिंग पॉइंट मेरे माँ के लिए क्या था कि हमेशा ना फेस स्ट्रेसफुल रहता था। पहली बार वो मेडिटेशन करके जब घर आए, उनके फेस पे ग्लो था। तो तब अम्मा ने बोला कि ये क्या करके आए हो, ये कुछ अलग है, ये तो मैंने कभी भी इतना ब्राइट फेस नहीं देखा। तो दैट वाज हिज स्टार्ट, कि भाई मतलब ही स्टार्टेड, अम्मा वाज लाइक ठीक है, उनके चक्कर में वो भी थोड़ा बहुत उन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू किया, और मैंने भी शुरू किया। लेकिन अलेख्या कंप्लीटली बोल सकते हो आप अगेंस्ट थी, आप कल्ट में जा रहे हो, इन सब चक्रों में मत पड़ो। वो तो कंप्लीटली अगेंस्ट, मैं तो बोल सकती हूँ 2-3 साल हमें ऑब्जर्व करती थी। वो कभी भी नहीं आती थी। हम कभी भी कुछ मेडिटेशन करते थे, वो डोर बैंग करके निकल जाती थी। तो दैट इज लाइक द स्टोरी। सो अभी जो आप देख रहे हो अलेख्या को, बहुत ही डिफरेंट थी वो पहले। तो आपने मतलब पेरेंट्स कर रहे थे, तो आपने साथ साथ करना शुरू कर दिया। या मैंने तो आपका अनुभव कैसा रहा उसमें? तो जैसे मैंने कहा, पिछले मैंने किया था मेडिटेशन, लेकिन जब पहली बार मैंने आनापानसति मेडिटेशन किया, तो ऐसे फील हुआ कि मेरे अंदर एक एनर्जी अंदर आ रही है। अभी जैसे स्पिरिचुअल रियलिटी कोई वीडियो देखेगा तो जानेगा कि वो एक कॉस्मिक एनर्जी जो आपके क्राउन से आता है और वो नीचे नीचे आता है। तो वो मैंने एक्चुअली महसूस किया था, लेकिन ये तो भाई कुछ अलग है। मुझे तो चार्ज्ड फील हो रहा है, जैसे बैटरी को चार्ज करते हैं वैसे फील हुआ, मतलब ये सही है। लेकिन मेरे अंदर ना मोटिवेशन नहीं था कि मैं उसको डेली करूं। वैसे मुझे मेडिटेशन पसंद है, लेकिन डेली करने का वो था, ठीक है बहुत चीज़ें करने के लिए, मुझे म्यूजिक भी करना है, डांस भी करना है, स्पोर्ट्स भी खेलना है, स्कूल का होमवर्क भी करना है, ये सब करना है, ठीक है ओके कर लेंगे करके। लेकिन मेरे लिए वो एक टर्न इन लाइफ ये था जब 10th स्टैंडर्ड में बोर्ड में, अगेन मैंने बोला मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट थी, तो 10th में मुझे बहुत क्लियर था। 11th में सब बोलते ना नेक्स्ट क्या करोगे, व्हाट नेक्स्ट, तो मुझे पता था 11th स्टैंडर्ड में मैं साइंस ही लूंगी। मुझे आर्ट्स नहीं पसंद, मुझे कॉमर्स नहीं पसंद, मुझे साइंस ही लेना है।
लेकिन दिल्ली में अगर साइंस आपको लेना है तो एटलीस्ट आपको 86% मिनिमम आना ही चाहिए, तभी आप साइंस के लिए एलिजिबल। तो मैंने तो लाइफ में वो मार्क्स नहीं देखे। मैंने सुना बहुत कि ये मतलब मेडिटेशन से बहुत बेनिफिट्स होते हैं, स्टूडेंट लाइफ बहुत अच्छा हो जाता है। लाइक चलो ठीक है, एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो मुझे याद है कि अब जो लोग दिल्ली में CBSE में पढ़े वो जानेंगे कि अराउंड जनवरी में प्री बोर्ड्स खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो उस समय पे जस्ट फरवरी का पूरा मंथ बोर्ड्स के पढ़ाई के लिए होता है और मार्च में एग्जाम्स होता है। तो मैंने करीब जनवरी मैंने मन में ठान लिया कि मैं करती थी 2009 में, 2010 में मैंने सीरियसली किया, और भी ज़्यादा सीरियस, कि भाई अब मैं 40 डे चैलेंज लूँगी। मैं अपने कंप्लीटली मेरे थॉट प्रोसेस मैंने मेडिटेशन में रियलाइज़ किया, क्योंकि मैं रेगुलरली करती थी। मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं एक्चुअली एक बहुत ही नेगेटिव पर्सन हूँ। मैं सोचती थी मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। मैं थॉट के पैटर्न्स को ऑब्जर्व किया, मैंने बोला बड़ी नेगेटिव पैटर्न है मेरी, हर बार कुछ डिजास्टर मेरे से हो ही नहीं पाएगा, मैं तो आई डोंट थिंक आई एम वर्थ इट, वैसे ही थॉट्स थे। मैंने सोचा ये कैसा ऑब्जर्वेशन है, खुद से थोड़ी घिन आने लगते हैं कि अरे भाई ऐसे ऐसे तो नहीं सोचती अपने बारे में। तो उस समय पे मैं अपने थॉट्स पे बहुत काम करती थी कि मेरे टाइप ऑफ थॉट्स क्या है। और मैंने द बुक सीक्रेट पढ़ी, डॉक्यूमेंट्री भी देखी। उस समय पे बोर्ड्स के समय थे, कि पढ़ाई के समय थे, लेकिन तब भी मैंने बोला भाई अगर मुझे जो पाना है मुझे अपने पे काम करना ही पड़ेगा, ये सब शॉर्टकट कुछ नहीं है। तो वो देखते हुए मैंने अपने नेगेटिव या डिजास्टर्स थॉट्स को पॉजिटिव और मिराकुलस चेंज किया। तो मैंने मेडिटेशन में एक बार देखा, सडनली पता नहीं विजन जैसा आया कि मेरे सामने 85.6% लिखा है। मुझे नहीं पता था ये क्या देख रही हूँ मैं, ठीक है, मैंने उसको जज नहीं किया, जैसा आया उसको जाने दिया। फिर हर एक टाइम अपने थॉट्स पे काम करती थी, नेगेटिव आता था, डिजास्टर आता, पॉजिटिव मिराकुलस करती थी। मैं ध्यान पढ़ने से पहले ध्यान करती थी, पढ़ने के बाद ध्यान करती थी। फिर जब बोर्ड्स का टाइम और पास में आया तो तानिया करके एक यंगस्टर है, वो और मैं साथ में ग्रुप स्टडी करते थे। तो मेडिटेशन में मैं धीरे धीरे, जैसे वो कैमरा में होता है ना, फोकस आउट ऑफ फोकस होता है, तो ऐसे मुझे पेपर के मतलब जो बुक्स के स्क्रीनशॉट जैसे होता है ना, वैसा आने लगा। मैंने बोला मैं तो नहीं थी ध्यान में, मुझे समझ नहीं था ये सब क्या है, मैं जज भी नहीं किया, ठीक है जो आ रहा है आने दो करके। फिर जब जैसे एग्जाम होता है, फिर मतलब मार्च का समय हो गया, एग्जाम का एक एक पेपर में खुल के सामने आने शुरू हो गया। करेक्ट। तो जैसे 6 मार्कर्स होता है, 4 मार्कर्स, 2 मार्कर्स होता है, मतलब डो नॉट ट्राई दिस एट होम बोल सकती हूँ, ऐसे नहीं है कि सबको दिखता है, बट सडनली बोल सकते हो आप एक वो, उसकी वजह से मुझे कॉन्फिडेंस आया कि जो मैंने पढ़ा है वो ही एग्जाम में आने लगा। तो मैंने बोला ये सही है, आई वाज फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट। मैं पढ़ाई से पहले कभी भी मैं अपनी कंप्लीटली, जैसे बोलते ना स्वाध्याय करना चाहिए, मैंने बुक पढ़ा, सज्जन सांगत्य मैंने ग्रुप स्टडी की, मैंने खुद पे काम किया, मेडिटेशन अपने ऊपर ज़्यादा काम किया, तो वो आई सॉ दैट एज ए रिजल्ट। तो मैं धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस, इनर कॉन्फिडेंस, जो मार्क्स के प्रति मेरे जो एक बिलीफ सिस्टम था मैं नहीं कर सकती, वो ट्रांसफॉर्म होने लगा। सबसे पहले जब मैं एग्जाम खत्म करती थी, घर आती थी, मेरे पापा पूछते थे कितने आएंगे, तो मेरे अंदर वो अरे बाबा क्या आंसर दूंगी करते रहता था। लेकिन जब ये चीज़ के बाद, मेडिटेशन करने के बाद उन्होंने पूछा, तो मैंने बोला जो आएगा ना मस्त आएगा। एंड देन मतलब ऑब्वियसली एग्जाम के रिजल्ट आए, मुझे 85.6% एग्जैक्टली आए। लेकिन मैं जो थी ना जस्ट इसके पहले और मैं जो बनी ये 40 डेज के मेडिटेशन के बाद, मैं अलग थी। तो आपके जीवन में जो टर्निंग पॉइंट, कॉन्फिडेंस रेज होना, ये यहीं से स्टार्ट हुआ। तो मेरे म्यूजिक में भी मैंने बेनिफिट देखा। म्यूजिक में कॉन्फिडेंस, मेरे गले का जो एक तरीके से खुल गया, गला खुलना एक तरीके से जैसे आइडेंटिफाई करते हो ना, मेरे म्यूजिक में मैं और ज़्यादा जो एडवांस्ड जाने लगी। डांस में कंटेम्प्रेरी डांस करती थी मैं, तो वहाँ पे धीरे धीरे मतलब उसके भी लेवल्स होते थे, वो लेवल्स में मैं इतनी सीनियर एडवांस लेवल पे थी। वहाँ पे फिर टीचिंग में चली गई मैं, डांस में, कंटेम्प्रेरी डांस, बैले डांस सीखा, हिप हॉप, पॉप एंड लॉकिंग, सब कुछ। मतलब वो डांस की फील्ड में मैं कंप्लीटली डीप चली गई, वो भी मास्टर हो रहा है, म्यूजिक भी मास्टर हो रहा है साथ में। मतलब करियर की तरफ अगर देखो तो मीडिया रिलेटेड मैं सिनेमाटोग्राफी, वीडियोग्राफी, कैमरा, मेरे दोस्त भी वैसे ही डेवलप होने लगे। तो वैसे मैं मतलब दिस वाज मेरा पाथ बन रहा था। तो आपको जैसे आपने अपना आगे आगे पढ़ाई करते चले गए,
तो ये जो फोटोग्राफी है, ये क्रिएटिविटीज जो थी, आपके अपने आप ही अपने अंदर से आपका मतलब मार्ग आपको दिखाई देता गया, या आप किसी की गाइडेंस से यहाँ तक गए? एक्चुअली अगर मैं कहूँ तो देयर वाज नो गाइडेंस, बिकॉज मेरे फैमिली में कोई भी नहीं है जो मीडिया फील्ड में है। अब जैसे धीरे धीरे मैं मेडिटेशन मैंने सीरियस लेना शुरू किया, मैं और लोगों आसपास देखती थी कि कोई भी यूथ नहीं है। नॉर्थ इंडिया में यूथ था ही नहीं। मैं करीब शुरुआत की यूथ मूवमेंट में थी। तो यार ये तो सभी को स्प्रेड करना चाहिए। जैसे हम कोई रेस्टोरेंट जाते हैं, कुछ अच्छा लगता है तो हम दूसरे लोग को बताते हैं उसके बारे में। तो मतलब ये मेडिटेशन मुझे बताना है। लोग छुपते थे मेडिटेशन के बारे में बोलने के लिए। मुझे लगता था नहीं भाई, मेडिटेशन बताएंगे तो और ही डेवलप होगा ना। मैंने अगर बेनिफिट किया तो ऐसे और लोगों को पहुंचना चाहिए। पीएसएसएम की मतलब मुझे बहुत पसंद था ये बात कि यहाँ पे नो फीस, पत्री जी भी कोई गुरु नहीं है, एक तरीके का फ्रीडम है, आप ऑलवेज मोटिवेटेड रहते हो, बुक्स को बहुत बढ़ावा दिया जाता है। ये सब चीज़ें मुझे टिकमार्क होने लगी मेरे अंदर। बट तब भी मैं बहुत जज करती थी पीएसएसएम को। मैंने बोला कि एक संस्था बिना पैसे के चल ही नहीं सकती। तो मैंने करीब 2-3 साल मैं जज करती थी। मैं देखती थी आसपास क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, अच्छा कौन क्या कर रहा है, मैं देखती थी। क्योंकि अलग अलग फेस्टिवल्स होते थे पीएसएसएम में। साउथ में भी जाती थी तो वहाँ पे ध्यान महाचक्रम होता था, तो वहाँ पे धीरे धीरे यज्ञ होने लगे। तो हर एक जगह जाकर मैं देखती थी अच्छा क्या एक्टिविटी है, ये पत्री जी कौन है। तो पत्री जी को मतलब दूर से देखती थी, पर वो शुरुआत में फर्स्ट गो में बुला लेते थे। उनको पता नहीं कैसे पता कि मैं एक संगीतकार हूँ, तो स्टेज पे गाना गवाना। वैसे तो मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट होने लगी, लेकिन स्टेज पर जब पत्री सर ने बोला गाना गाओ तो मेरे हाथ ऐसे हो जाते थे। मैं बोला ये क्या होने की ज़रूरत है भाई, वैसे तो मैं गा ही रही हूँ, बट ये क्या हो रहा है। ऑब्वियसली मुझे कोई जवाब नहीं उसका। ठीक है, मतलब फ्लो में चलते हैं, क्या कर सकते हैं, जो सर बता रहे हैं बड़े हैं तो कर लेती थी। लेकिन अगेन मैं पत्री जी को भी ऑब्जर्व करती थी, ये कौन से गुरु हैं, पैर छूने की बात कभी नहीं करते। वो दूसरा उल्टा दूसरे के पैर छूते हैं, फ्रेंड जैसे रहते हैं, यार करके बोलते हैं। मेडिटेशन वाले बात ही नहीं कर रहे। जब पर्सनल हम मिलते हैं तो बिल्कुल क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, खाना बनाते हैं। तो मैं बहुत देखती थी कि भाई ये बहुत अलग इंसान है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपकी पहली मुलाकात पति जी के साथ कब हुई और कैसे हुई? एक्चुअली पहली मुलाकात बोलूँ तो मैं वही 2009-10 में था। हम वही इंदरपुरी सेंटर गए थे। एक्चुअली बिल्कुल अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था मेरा सर के साथ। मैं यंगस्टर थी तो मेरे आसपास सारे बूढ़े थे, तो मैं सोचा अरे यार, और मैं बीच में बैठी थी और मैं खुसफुस अम्मा को कर रही थी, और ये इंदरपुरी के सेंटर में क्लास चल रहा है। तो मैं खुसफुस कर रही थी, तो सर ने मुझे देखा, करके किया। मैंने बोला इस आदमी को तो मैं कभी भी लाइफ में नहीं देखने वाली हूँ, मुझे नहीं पसंद ये आदमी करके। ये तो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। तो मैंने आई नेवर बिलीव्ड सर, आई नेवर बिलीव्ड द मूवमेंट, आई नेवर बिलीव्ड एनीथिंग। मैं सिर्फ क्वेश्चनिंग, इवन मैं अगर मेडिटेशन पोस्चर भी करूँ, मैं बोलते हैं ना कि आंखें बंद करने चाहिए, मैं आंखें खोल के ध्यान करती थी कि ये क्यों बोल रहे हैं। जब तक वो मेरा अनुभव नहीं है तब तक मैं बिलीव नहीं करती। तो मैं आंखें खोल के भी मेडिटेशन किया है। क्लास बोला है तो मैं खोल के करती थी, पैर क्रॉस बोलते तो मैं खोल के करती थी। इस पे और इस पे क्या फर्क है, तो क्वेश्चनिंग वही चल रहा था। तो मैं हमेशा सर को दूर से देखती थी। लेकिन एक इवेंट हुआ था कानपुर में, जिसके लिए हम दिल्ली से गए थे। मतलब आउटडोर जा रहे हैं पत्री जी के सेशन के लिए, वो पहला एक्सपीरियंस था। तो वहाँ पे बहुत बड़ा हॉल लिया था उन्होंने, लेकिन सर ऑब्वियसली हमेशा टाइम पे पहुँचते थे। वो टाइम पे पहुँचे और हम देख रहे हैं, लेकिन 4 लोग हैं ऑडियंस में बैठे हुए और स्टेज पर 5 लोग हैं। तो हमें लगा कि नहीं, सर को अभी आने नहीं देते हैं, वेट करते हैं कि और लोग आएंगे। पत्री सर डॉट अगर 5 o'clock का प्रोग्राम है तो 5 को एंटर कर रहे हैं हॉल और सभी से हाथ मिला रहे हैं। मैंने बोला ये क्या है। एक गुरुजी, वीआईपी सेक्शन होता है, एक हर एक जगह पे एक लेवल होता है गुरुजी से मिलने तक, यहाँ पे कुछ है नहीं। और ये ऐसी भी नहीं है कि क्राउड बैठ रही है, 4 लोग बैठे, उन एक एक बंदे से मिलकर क्या चल रहा है, बिल्कुल हाथ मिला रहे हैं। और वो स्टेज पर गए फिर, और सभी को, और उल्टा 5 लोगों को स्टेज पर बिठाया। और पहले उन्होंने नहीं बात किया, दूसरे लोगों से बात बुलवाया, लास्ट में उन्होंने बात किया। ये मुझे बहुत अच्छा लगा।
कि जहाँ पे अपनी इम्पोर्टेंस नहीं है, यहाँ पे उन्होंने दूसरे को स्पेस दिया। ये मुझे सबसे बेस्ट लगा सर का कि ये दिस इज अ रियल गुरु, जहाँ पे आप अपने को इम्पोर्टेंस नहीं दूसरे को दे रहे हो। तो ये मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था कि नाउ आई रियली लाइक दिस, अब मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। तो उनके खाना बनाने का ऑब्जर्वेशन करती थी, वो कैसे काटते हैं, कितना परफेक्शन है, कितना एक कंप्लीटली एकाग्रता है, दूसरे के साथ दूसरे को स्पेस देना। म्यूजिक बजाते थे तो वो मुझे बहुत पसंद था। उनके गुरु बहुत ही सीनियर श्रीपाद पिनाकपाणी हैं और मैं भी कर्नाटक में थी, तो हम वो बातचीत, संगीत की बातचीत होती थी मेरी उनके साथ। हमेशा बुक्स के बारे में बात होता था। तो उनका फर्स्ट बुक यू फॉर एवर था, जहाँ पे उन्होंने एस्ट्रल ट्रैवल किया, तो मेरा भी वही बुक था, यू फॉर एवर मैंने पढ़ा, तो उसके बारे में बातचीत होती थी। और क्योंकि तेलुगु में बात करते हैं तो बहुत ही फन तरीके से बातचीत होती है, और बिल्कुल ऐसा कभी लगा ही नहीं कि वो कोई गुरु हैं, एक फ्रेंड जैसा। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि दिस इज द न्यू एज गुरु, जहाँ पे आप स्पिरिचुअल साइंस रियल एसेंस में मुझे वहाँ पे था। तो हमेशा पत्री सर इतना अच्छा बात करते, लेकिन कोई भी रिकॉर्ड नहीं कर रहा है उनको करके, मैं उनको फ़ोन पे रिकॉर्ड करना शुरू करती थी। जो भी मेरे पास डिवाइस, छोटा कैमरा हो, दोस्त का तान्या का कैमरा हो, मैं उसमें रिकॉर्ड करती थी सर को कि सर जो बोल रहे हैं ना वो सभी तक पहुँचना चाहिए, इतने सिंपल वे में। ऐसे ऐसे गुरुओं के बारे में, ऐसे ऐसे ग्रंथों के बारे में, भगवद गीता हो, अष्टावक्र गीता हो, इतने सारे ग्रंथों के बारे में वो ऐसे ही बोल देते थे। तो दिस इज ब्यूटिफुल कि न्यू एज में वही ग्रंथों को प्रेजेंट करना, ना ही केवल कथावाचक बनते हुए एक प्लेटफॉर्म में लेते हुए बाकी भक्त हैं, कभी भी नहीं है। एंड ही डजंट बिलीव इन गुरु एंड शिष्य, गुरु शिष्य होते हुए यस उसका मान भी है, लेकिन न्यू एज में उसका परिभाषा बदल देना, उसका तरीका भी बदल देना, कैसे आप दूसरों को भी, मतलब कि जो आप जिनको अभी सिखाना शुरू किया है उनको भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दे इक्वेट देना। करना, करेक्ट, मास्टर बोलना। आप मेरे शिष्य हो, आप डिसाइपल्स हो, कभी भी नहीं है। तो इसलिए कई गुरुओं से मिलते हैं, उनको लगता है कि आप हम डिसाइपल्स हैं। नहीं नहीं भाई, हम भी मास्टर हैं। तो ऐसा नहीं है, अहंकार से बात नहीं है ये कि आप ही भगवान हो। उनका स्टार्टिंग स्टेटमेंट, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर गॉड्स, माय डियर मास्टर्स, दैट्स इनफ। आपको उस स्तर पे लेके आना, दैट इज मास्टरी। तो मुझे लगा ये भाई आई एम डन, दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन। और हर एक चीज, मतलब हर एक जो भी पिरामिड बना है, वो करनूल पिरामिड हो, वो एक पिरामिड वैली जो बेंगलोर में हो, वो महेश्वरा महापिरामिड जो करताल हैदराबाद में वो हो, या नॉर्थ इंडिया में जैसे हमने लद्दाख में पिरामिड बनाया, हर एक चीज इंडिपेंडेंट है, ये कोई सेंट्रलाइज नहीं है। तो उनको फर्क भी नहीं पड़ता, उनके पास पॉकेट में पैसे भी नहीं होते हैं, ना कि मोबाइल फोन है। तो एक न्यू एज तरीके से एक मूवमेंट को कैसे आगे लेके जाना है। ही इज जस्ट लाइक, आपको ए आता है ध्यान के बारे में, ए सिखाओ। मुझे संगीत आता है तो संगीत के द्वारा लोगों को ध्यान को सिखाओ। और सबसे अच्छी चीज है जो हमने भी अनुभव किया कि वो जिस लेवल पे थे उन्होंने कभी उस लेवल से बात नहीं करी। जो सामने वाला है वो किस लेवल पे है उसके तक नीचे आ जाते थे, और ऐसे दिलाते भी नहीं थे कि आप एक नीचे हो। उनको ही भगवान, मतलब पहला बैठा है उसको भगवान के लेवल को बनाना, वो दैट इज व्हाट आई वाज लाइक, दिस इज अमेजिंग। एंड ही इज लिविंग अ संसारिक लाइफ। तो संसार में निर्वाण का कॉन्सेप्ट भी है, तो वो नॉर्मल लाइफ भी जिए है, एमएनसी में भी काम किया है, लेकिन ही हैज रेड मोर देन 2 लाख बुक्स। एंड ज्ञान की बातें होती है और अनुभवों के साथ। सो दैट्स व्हाई आई वाज जस्ट लाइक दिस इज अमेजिंग। और मेरी भी यात्रा साइमल्टेनियसली चल रही थी। तो आपके अपने अनुभव क्या थे इस यात्रा में? जब आप कंटिन्यू करे, फिर आपको कॉन्फिडेंस भी आ गया और आपके अंदर से यस भी हो गया कि ठीक है, मैं इन्हीं से ही अपनी आगे की जर्नी के बारे में समझूंगी और आगे बढ़ूंगी। तो उसके बारे में हम जानेंगे आपसे। तो मैं ध्यान डेली करती थी, जो भी मेरे डे का रूटीन हो, मैं किसी भी स्टूडेंट लाइफ में हो, कॉर्पोरेट लाइफ में हो, मैंने मेडिटेशन करना कंटिन्यू किया और स्प्रेड करना भी शुरू किया। तो अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते थे। जिस भी स्टेज में थी मैं, बहुत अनेक विजन्स नज़र आते थे। एक साल मुझे याद है कि मुझे एवरी पूर्णिमा एक पास्ट लाइफ दिखता था। एक साल 2012 में एवरी मंथ पूर्णिमा में मैं
एक पास्ट लाइफ देखती थी, तो ऐसे पैटर्न मैंने नोटिस किया कि भाई एवरी पूर्णिमा मैं कुछ नया देख रही हूँ। तो कई कई मेरे अंदर जो ब्लॉक्स थे, मैंने कुछ चाहा नहीं कि मैं देखना चाहती हूँ, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि हर एक के अंदर एक हिडन थर्ड आई होता है जो बस सोया हुआ है, वो जागृत हुआ, बस और कुछ नहीं। तो मैं क्लेयरवॉयंट हूँ, तो मुझे दिखता है। तो मैं एक लाइफ टाइम में मैंने देखा था कि मैं एक टिबेटन मॉन्क हूँ, और इस लाइफ टाइम में मेरे अंदर क्या ब्लॉक था मुझे बाद में समझ में आया कि मैं कभी भी लोगों को ट्रस्ट नहीं कर पाती थी। तो उस लाइफ टाइम में यही हुआ कि मैं एक मॉन्क थी, मैं एक बड़ा भाई था, छोटी सी, मैं एक छोटा सा मॉन्क थी, और मेरा एक बड़ा भाई, बड़ा फ्रेंड जैसा था। तो वो जो बोलता था मैं वही करती थी। तो हम बहुत मस्ती करते थे उस मॉनेस्ट्री में। तो धीरे धीरे उसने बोला कि यार बहुत काम करा रहे हैं लोग, बहुत पढ़ने को हो रहा है, बहुत हम कुछ कर नहीं पा रहे, चल भाग चलते हैं। तो चलो भाग चलते हैं। तो हम दोनों भाग गए, वहां से पीछे से रास्ते से भाग गए, और धीरे धीरे ऐसी, मतलब ये एक रील जैसे मुझे नजर आ रही है, और हम भाग गए और एक पहाड़ पे चढ़े। तो पहाड़ पे चढ़े, उसने मुझे उस पहाड़ से नीचे फेंक दिया, और नीचे फेंक कर वो वापस मॉनेस्ट्री में पीछे की गली से अंदर चला गया, और मैं पट पट खटपट करके नीचे गिर गई। और उस स्थिति में मैं पैरालाइज थी। मैंने एक लास्ट विजुअल मेरा देखा कि मैं एक व्हील चेयर पर हूँ, और मैं अंदर एंटर कर रही हूँ मॉनेस्ट्री में, मैं मांग रही हूँ, फॉरगिवनेस मांग रही हूँ, लेकिन उन्होंने बोला वंस आप बाहर निकल गए हैं, आप वापस नहीं आ सकते। तो उस स्थिति में मेरा बॉडी वेकेट हो गया, मैं मर गई। तो फिर मेरे अंदर वो एक ब्लॉक था। मैं एक्चुअली जब भी लोगों से मिलती हूँ मुझे लगता है कि वो मतलब ही है, कुछ लाइफ में कुछ चाहता है। ऐसे ही लोग अच्छे के लिए कुछ नहीं करते हैं, सबकी कुछ एक अंदर है, एक हिडन एजेंडा। तो मैंने, अरे यार ये मेरे अंदर है, मुझे पता ही नहीं है। वो दबा हुआ था पिछले लाइफ टाइम में, तो इस लाइफ टाइम में खुला। तो जब मैं सिर्फ अवेयरनेस किया कि हाँ यार, जब जब मेरे अंदर वो भावना उत्पन्न होती थी, मैं उसको अवेयर होती थी कि ऐसा कुछ नहीं है, धीरे धीरे वो फीलिंग भी चली गई। ऐसे एक और लाइफ टाइम देखा मैंने, शिव के साथ एक लाइफ देखा मेरा, और बहुत ही हाई वाइब्रेशन एक्सपीरियंस था वो। तो मैं लिटरली, मैं और फिर शिव क्रॉस होके मैं महाअवतार बाबा जी के साथ डायरेक्ट, इतना हाई वाइब्रेशन था। मुझे तो एक्चुअली वो एग्जैक्ट विजन याद नहीं है, लेकिन वो था कि हम सब जुड़े हुए हैं। ये मेरे एक अंदर रियलाइजेशन हुआ मेरी पास्ट लाइफ को देखने के बाद, कि हम सब जुड़े हुए हैं। कभी ये मत समझना आप अकेले हो। तो ये, क्योंकि मैं हमेशा, बहुत लोग ना, क्योंकि मैं अंदर की बात करती थी, सभी लोग बाहर की बातें करते थे, तो मैं बहुत लोनली फील करती थी एज अ चाइल्ड की हाँ यार कोई मेरी बात नहीं समझता है, क्योंकि मैं भी यंगस्टर थी और कोई मेडिटेट नहीं करता था। तो मैं थोड़ा अकेलापन महसूस होता था। तो बट जब ये विजन देखा तो लगा कि यस वी आर कंप्लीट। हम बस अनदेखा जो की दुनिया है वो हम जानेंगे, तो जानेंगे कि हम सब कनेक्टेड हैं। तो वो एक लाइफ टाइम के द्वारा, तो फिर धीरे धीरे ना मेरे अंदर अहंकार भी बढ़ने लगा कि अरे भाई मैं आंखें बंद करूंगी तो मैं तो पास्ट लाइफ देख लूंगी। फिर धीरे धीरे आई थिंक ऑन द 11th या 12th मंथ में पास्ट लाइफ देखना बंद हो गया, और वो 2012 का समय था, और मेरे अंदर बहुत हेडेक होता था, बहुत ज़्यादा हेडेक। एक तो अहंकार था, और दूसरी चीज़ मेरे अंदर वाइब्रेशनल चेंजेस हो रहे थे। मेरे डीएनए में एक्सपीरियंस करी थी, मेरा डीएनए बदल रहा है, 2 स्ट्रैंड डीएनए बोलते हैं वो, और मतलब और एक्सपैंड हो रहा है। वो बोलते हैं ना डॉर्मेंट डीएनए होता है, आधा तो डीएनए तो डॉर्मेंट होता है, लेकिन वो मैंने एक्सपीरियंस किया कि कुछ तो बदल रहा है। मेरे एनर्जीज, मेरे अंदर का एक, मैं मेडिटेट करती हूँ तो वाइब्रेशन महसूस होता है, तो मेरे अंदर कुछ हो रहा है, और मुझे साफ पता है कि कुछ भी मेडिटेशन होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। ये मैंने मेरे अंदर बैठा होता है कि जो हो रहा है सही हो रहा है, मैं जज नहीं करूंगी, जैसा हो रहा है आई विल एक्सेप्ट इट, क्योंकि हर चीज़ नेचर है। और एक मतलब वो 2012 में बहुत हेडेक होता था, मतलब एक साल मुझे याद है कि मैं सिर्फ हेडेक में थी। हेडेक इतना नेचुरल हो गया था मेरे लाइफ में कि मतलब ओह हेडेक नहीं हो रहा है, ऐसा हो गया था। लेकिन मैंने तब भी जज नहीं किया। मैं पत्री सर से पूछती रहती थी कि क्या हो रहा है, क्योंकि तब भी मतलब आंसर के लिए मैं सर से ही पूछती थी, इट्स ओके जो हो रहा है परफेक्ट हो रहा है करके मुझे हमेशा जवाब देते। मुझे पता है ठीक है ये चला जाएगा। तो यस ऑब्वियसली वो एक टाइम था जहाँ पे
मेरा पूरा बीइंग बदल गया, क्योंकि 2012 जैसे पूरी धरती, सभी लोग के अंदर क्वेश्चन मार्क था ना, धरती बंद हो जाएगी, क्या हो जाएगा, हम सब लोग मर जाएंगे, सब हो गया था, प्रलय, खत्म हो जाएगी धरती खत्म हो जाएगी। तो तब एक्चुअली हुआ था, लेकिन शुरुआत थी वो एक्चुअली, तो मेरे अंदर भी वो बदल रहा था। फिर अलग अलग बीइंग से मिलती थी मैं, क्योंकि वो एक अगेन 2012 वही मेरे अंदर भी एक मंथन चल रहा था संगीत को लेकर, क्योंकि अगेन मैं मेडिटेशन में मैं भगवानों से मिलने शुरू हो गया था। आप एस्ट्रल ट्रैवल किया आपने? एस्ट्रल ट्रैवल किया बहुत, मतलब मैं मिलती थी तो मुझे लगता था कि फिर ये संगीत में जो ये भगवान को याद करना, आकार को याद करना, उनकी ग्रेटनेस के बारे में प्रचार करना, इतने सारे गाने होते थे, गणेश के बारे में, लक्ष्मी के बारे में, सरस्वती, पार्वती, ये सब होते थे, यही गाना होता था। तो मैं तो विरक्त हो गया कि मुझे नहीं चाहिए यार ये संगीत, क्या मतलब भगवान के बारे में बात कर, हम ही भगवान है बोल रहे हैं और जो कह रहे हैं हम जी क्यों नहीं रहे हैं, वो मेरे अंदर एक इरिटेशन टाइप से हो गया था। तो मैं बोला छोड़ो यार। उसी समय पे मुझे मेरे दोस्त भी मिलने लगे जो हिंदुस्तानी क्लासिकल में थे, ध्रुपद संगीत में होते थे, तो मुझे लगा प्रॉब्लली मैं संगीत का लाइन ही चेंज कर दूँ, कर्नाटक छोड़ के मैं हिंदुस्तानी में चली जाऊँ। एटलीस्ट वो वर्षा के बारे में बात करते हैं, पेड़ों के बारे में बात करते हैं, हवा के बारे में बात करते हैं, एटलीस्ट वो तो चलेगा, एटलीस्ट वो तो दिखता है। तो मैंने कर्नाटक में, जो उसी समय पे मेरे गुरु भी बैंगलोर शिफ्ट हो गई थी, तो वो ऑनलाइन का ज़माना कुछ था नहीं, तो उनसे कैसे ऑनलाइन, वैसे फिजिकली वैसे भी समझ आने में दिक्कत होती है, ऑनलाइन में क्या समझे करके छोड़ो करके वो भी चली गई। वो नहीं हुआ। फिजिकली दिल्ली में भी एक गुरु मिली थी, उन्होंने ज़्यादा समय मेरे साथ नहीं बिताया, वो भी छोड़ दिया। बोला अभी गुरु कहाँ से ढूंढूं मैं, और दिल्ली में कोई है नहीं सीनियर पर्सन। तो फिर देन आई वाज लाइक अब तो भाई कुछ तो हो रहा है, कुछ करना पड़ेगा करके मैं वहाँ पे, मेरे दोस्त हैं जो डागर ब्रदर्स से सीखते थे, वसीफुद्दीन डागर साहब, मैं सोचा उन्हीं से सीख लेती हूँ करके, बट वो भी नहीं हो रहा था। फिर मैंने बोला ये तो भाई बहुत हो रहा है, ये थोड़ा टू मच हो रहा है, मैं संगीत को क्या करूँ। तो उस समय पे पत्री सर भी मौन में थे, और मैंने सर से बोला कि सर लिख के जवाब दे रहे थे। तो मैंने सर को बोला सर आई एम सो कन्फ्यूज्ड विद म्यूज़िक, मैंने अपनी पूरी लाइफ म्यूज़िक की है, लेकिन अब मुझे म्यूज़िक इतना पॉइंटलेस लगता है, जो भक्ति मूवमेंट है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या है। तो सर ने मुझे पेपर पे लिख के दिया कि योर पर्पस ऑफ लाइफ इज म्यूजिक मेडिटेशन, सेम एज माइन, बिल्कुल मेरे जैसे। फॉलो मी, फॉलो माई पाथ करके लिखा। मैं बिल्कुल अगेन इतना कॉन्फिडेंट नहीं फील करती थी कि मैं गुरु के बिना म्यूजिक करूंगी, तो मुझे तो म्यूजिक में बहुत आगे बढ़ना है, इतना नहीं सीखा है कि मैं गुरु को ही छोड़ दूं। अगेन उसका जवाब मेरे पास नहीं था। ठीक है, कोई प्रोग्राम में गाना गाना है तो मैं गाती थी, बट अगेन मंथन अंदर कि क्या जवाब है। ठीक है, गुरु ने बोला है आई सरेंडर, बट आई डोंट हैव द आंसर, आई डोंट बिलीव दिस येट। और आई रियली रिस्पेक्ट पत्री जी की कभी फोर्स नहीं किया है। ठीक है, उसका पाथ है, वो शी विल गेट देयर, ही नोज इट, दैट्स द ब्यूटी। आई लाइक, क्योंकि उन्होंने क्या किया, माध्यम दे दिया, एक टेक टूल दे दिया जिससे आपको कनेक्ट करना है। जब भी आपको डाउट हो अंदर जाओ। तो मैं अंदर जाती थी, बार बार अपने आप को क्वेश्चन करती थी। तो धीरे धीरे मैं मीडिया के एक कॉलेज में आई। मैं ऐसे ही दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करती थी जो आर्ट में है। तो कॉलेज ऑफ आर्ट करके दिल्ली में कॉलेज है, तो सारे लोग इलस्ट्रेशन, आर्ट, इन सभी में रहते थे। तो तभी हमने भी एक पिरामिड सेंटर बनाया, पहले बेसमेंट में सेंटर बनाया, उसके पहले घर में शुरू किया हमने मेडिटेशन। जो भी आसपास के लोग थे उनको स्प्रेड करते थे मेडिटेशन। ये साइमल्टेनियसली चल रहा है, एक तो खुद के अंदर का मंथन, और साइड बाय साइड लोगों को प्रचार करना, क्योंकि हमने जो सीखा है दूसरों को बेनिफिट देना ही है, क्योंकि खुद में रख के कुछ नहीं होगा, दूसरे को स्प्रेड करना। वो स्माइल देखने का जो मजा है ना, कि दूसरे को खुश देखना है, यही लाइफ का पर्पस है, जान लिया। तो हमने प्रचार करना शुरू किया। जैसे जितना भी घर है, वो जो लिविंग रूम है, वहाँ पे लोगों को इनवाइट करते थे कि देखो एवरी संडे 6 से 8 बजे हम मेडिटेशन करते हैं, तो आप कोई भी आना चाहते हैं आ सकते हैं। तो ऐसे हमने 2 साल 1.5 साल ऐसे किया था। उसके बाद पत्री सर ने बोला कि आपके आसपास एक जगह देखो ताकि आप एक सेंटर की स्थापना कर सको, ताकि और लोग आ सकें। तो हमने सेंटर की शुरुआत की, घर के पास में ही एक बेसमेंट लेकर हमने वो भी 2-3 साल हमने चलाया था। जब रेंट थोड़ा ज़्यादा हो गया था तो एक मन में ही थॉट आया था अम्मा के कि
छत है लेकिन उसका इस्तेमाल कर सकते हैं ना, लोगों को हम ला सकते हैं, आसानी से, ज़्यादा बोलना नहीं पड़ेगा, पिरामिड भी दिखा सकते हैं करके। तो उस समय पे क्योंकि पापा ने सारी जो पैसे हैं जो दवाइयों पे होता था वो तो सेव हो गया, और जो भी सेविंग्स थी उन्होंने सारा पिरामिड में लगा दिया, पिरामिड को बनवाने में लगा दिया। और 2015 अराउंड हमने वो पिरामिड बिल्ड किया, जो हमारे छत पर है, और वो पिरामिड मेडिटेशन सेंटर के नाम पे सफदरजंग एनक्लेव में है। तो कोई भी आ सकता है वहाँ पे, मेडिटेट कर सकता है, और उसके द्वारा हमने बहुत प्रचार हुआ है। तो पत्री सर ने प्यार से उसका नाम परिनिर्वाणा रखा। और यस, तो इतनी खुशी होती है जब इतने सारे ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज, कैंसर हील हुआ है, कोरोना हील हुआ है, चिकनगुनिया हील हुआ है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हील हुए हैं, चिकन पॉक्स हील हुआ है, और जल्द हील हुआ है बिना कोई दवाइयों के। सो दैट इज लाइक अ मिरेकल। हमने ज़्यादा उसको नोट डाउन करने की कोशिश नहीं की, ऑटोमेटिकली लोग उसी को बेनिफिट लेते हुए, सीनियर मास्टर्स को हम इनवाइट करते थे वहाँ पे सेंटर में क्लास लेने के लिए, ऐसे वो भी चल रहा था। तो फिजिकली प्रचार करना, पैम्फलेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना, दूसरे कॉर्पोरेट्स में ध्यान सिखाना, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ध्यान सिखाना, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे पिरामिड मास्टर्स, मेडिटेटर्स को हम जोड़ने लगे, क्योंकि हम तेलुगु बात करते हैं और पत्री जी का बहुत सारा ज्ञान तेलुगु में है, हम ट्रांसलेट करने में हेल्प करते थे। धीरे धीरे मैगजीन का हैंडओवर अम्मा को दिया, तो मैगजीन के द्वारा और लोगों का टीम बनाना, जगह जगह सेंटर्स में क्लास लेना। पत्री जी जब घर आते थे, घर में ही रहते थे, और सेंटर्स की शुरुआत इस एक सेंटर से हुई। जब भी पत्री सर आते थे तो वहाँ जहाँ क्लासेस हो सके हम जगह जगह जाकर स्प्रेडिंग करते हैं। जयपुर जाना, उत्तराखंड जाना, नॉर्थ, हर जगह हम इन्वॉल्व ये रहते थे कि भाई ये PSSM मूवमेंट नॉर्थ इंडिया में स्प्रेड होना है। तो ये एक थॉट, तो अलग अलग, फिर धीरे धीरे क्योंकि हम ध्यान माँ चक्रम देखते थे और मन में एक थॉट रहता था कि भाई 1 लाख लोग, साउथ में 11 दिन का फेस्टिवल होता है एवरी दिसंबर, 11 दिन एक फेस्टिवल हो रहा है, लाखों लोग हैं, वो चीज़ नॉर्थ इंडिया में होना चाहिए, लेकिन है नहीं। छोटे क्लासेस अलग अलग शहरों में हो रहा है जहाँ पे बोल सकते हो 1000 लोग मैक्सिमम आते थे, लेकिन एक जगह होना चाहिए जहाँ पे सभी लोग आ सके। तो फिर ऋषिकेश में वो होना, फिर बुद्ध पूर्णिमा करके पहले हमने शुरू किया, फिर धीरे धीरे हमने महायोग ध्यान को, तो उससे बहुत अनुभव आए कि दिस इज द ब्यूटी। जब भी हम अलग अलग जगह में जाके, इनक्रेडिबल इंडिया के साथ पार्टनरशिप, नरेंद्र मोदी जी ने भी उसको सराहा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे करके तो PSSM का एक बोल सकते एक आइडेंटिटी या एक इनिशिएटिव कि भाई ऐसा मूवमेंट कहीं नहीं है, सभी तक पहुंचना है, ये एक तपन थी। हम सभी, पूरी फैमिली हो सकते हैं, और ऐसे आप जैसे इतने ब्यूटीफुल मास्टर्स मिलकर ना, ग्रो होना चाहिए, एक जगह पे सीमित नहीं होना चाहिए, ग्रो होना चाहिए। तो दैट इज द इंटेंशन। इसमें एक प्रश्न मेरे अंदर आ रहा है कि जैसे आप युवा थे, मतलब उस समय में आपकी एज कम थी, तो आपके साथ बहुत से युवा को आपने कैसे एनकरेज किया, और इसी स्प्रेडिंग में, इसी प्रचार में उस युवा को आप कैसे लेके आए? तो हम एक चीज करते थे, सोशल एक्सपेरिमेंट्स। तो पब्लिक पार्क्स में जाकर म्यूजिक के द्वारा लोगों को अट्रैक्ट करते थे, क्योंकि कुछ ना कुछ वे में हम कैसे लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, यही इंटेंशन है। मैं गाना गाती हूँ, अक्षी भी म्यूजिक और गिटार बजाती थी, साथ में चिराग जेम्बे बजाता था, उसने भी एक नया इंस्ट्रूमेंट उठा लिया, ताकि एक यही तपन है मन में, यही चीज है कि हमें और लोगों को स्प्रेड करना है। दैट इज द इंटेंशन। जोश आपके अंदर, सबके जोश अंदर है, तो आ हम गया। पैम्फलेट्स प्रिंट करते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे। ये साइमल्टेनियसली हमारा मेरा कॉलेज हुआ, फिर कॉर्पोरेट लाइफ में थी, सब कुछ साइमल्टेनियसली चल रहा है, लेकिन हमारा समय प्रचार के लिए फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, यूट्यूब पेज, ये बनाते रहना है। तो ये करते रहना है, मीडिया में भी काम होना चाहिए, फिजिकली भी काम करना है, हर जगह एक जगह हम सभी एकजुट होके काम करना है। दैट इज द इंटेंशन। तो ये भी हुआ था कि जब मैं 2 साल के लिए MBA के लिए मैं जब पुणे शिफ्ट हुई थी, तब भी पुणे में रहते हुए लोकल मास्टर्स के साथ कनेक्ट करके, जोशी सर, हिमांगी बेलसरे, उन सभी के साथ कनेक्ट करके, आप बताइए, मैं बहुत दूर था मेरा कॉलेज सिटी से, लेकिन मैं बस लेके जाती थी, 2 घंटे ट्रैवल करती, ताकि मैं कोई भी क्लास हो, मेरा कोई भी, मैं कुछ कर सकूं,
लोगों के लिए। तो यूथ का क्लास हो, किसी का भी क्लास हो, मैं जाके स्प्रेडिंग का काम करती थी जहाँ पर भी हो। तो ये प्योर इंटेंशन मन में कि भाई हम जिसके लिए हैं, हम पार्टीज, MBA में तो होता है पार्टीज के लिए जाना, ये चिल मारना, दारू पीना, ये सब कुछ रहता है। मैं बहुत क्लियर थी, जो मैं करना चाहती हूँ वो मैं करूँगी, वही लोग आपके वही आसपास रहेंगे। करेक्ट करेक्ट। तो ये मैंने ये भी महसूस किया। एक समय हुआ था एक्चुअली MBA में ही, जब कोर्स में थी, तब मेरे मन में बहुत एक थोड़ा अगेन लोनलीनेस हुआ था कि क्योंकि आप इतने समय घर से दूर हो और कोई आसपास नहीं है जिसको मेडिटेशन पसंद है कि मैं बात कर सकूं मेरे कॉलेज में। तो मैंने पत्री सर को कॉल किया था तब, और तब बात हो रही थी, तो मैंने बोला सर मेरे जैसा कोई नहीं है यहाँ पे। तो मुझे याद है सर ने पॉज लिया और उन्होंने कहा तुम अपने जैसे लोगों को ढूंढने के लिए नहीं आए हो, अपने जैसे लोगों को बनाने के लिए आई हो। सो दैट चेंज्ड। तो वहाँ पर ही मैं बहुत खुलम खुला बोला, देखो सभी लोग, मैं मेडिटेशन सिखाती हूँ। और MBA में ना क्यों थोड़ा रहता है कि आपका सक्सेस का जो सीक्रेट सॉस बोलते हैं, आपका सीक्रेट सॉस दूसरे को पता नहीं होना चाहिए करके, क्योंकि अगर मेडिटेशन बता दिया तो लोग जज करेंगे, तू बाबा है, ये सब करके। मैंने खुलम, लेकिन मुझे तो कोई फर्क नहीं है, मैं तो बोलती थी सभी को, किसी को मेडिटेशन करना है, मैंने एक छोटा सा ग्रुप बनाया है, इनर पीस, कोई नाम नहीं है, कोई कल्ट नहीं है, किसी को भी वो थॉट नहीं होना चाहिए। तो मैं ऐसा नाम लेकर किसी को भी ज्वाइन करना है, तो मेरे पर्सनल मैसेज करते थे लोग मुझे कि बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बहुत टेंशन हो रहा है, बहुत नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही। तो ऐसे करके लोग आते थे और मैं पर्सनल 1-to-1 में मेडिटेशन सिखाना, ग्रुप में मेडिटेशन सिखाना, वैसे करती थी। तो बहुत लोग के अंदर भी ना, हाँ यार ये बहुत अच्छा चीज़ है, इसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो दैट वाज अ स्टार्ट। सो जिसको करना है वो देखो, हमारा काम है बताना, अब दूसरा बंदा करेगा नहीं करेगा उसके ऊपर। बट येस, दैट वाज स्टार्ट। सो साथ में लाइक प्रचार के साथ साथ मैंने एक्चुअली बहुत मतलब डिजीजेस तो होती है ना, प्रॉब्लम्स तो ऐसे नहीं है कि ध्यान नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, प्रॉब्लम सामना करने का साहस आया। तो मैंने चिकनगुनिया एक्सपीरियंस किया है, एंड मैंने कंप्लीट 4 डेज के अंदर अपने आप को कंप्लीटली हील किया है, 4 डेज में चिकनगुनिया को। जब MBA में थी तब अपर रेस्पिरेटरी थ्रोट इन्फेक्शन था। तो बेसिकली क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक अंदर की तरफ पिंपल्स टाइप होते हैं, और मतलब घर से दूर हो, घर में मतलब मेरा दिल्ली में हूँ, वो पुणे है, और इतने दूर सिम्बायोसिस, मीडिया कम्युनिकेशन में कोई ऐसा भी नहीं है कोई कि मैं बता सकूं कि भाई मतलब हेल्प। यस, मेरे रूममेट्स बहुत ही हेल्पफुल थे, उन्होंने मेरी हेल्प करी, लेकिन कितना समय, वो भी तो, उनको भी तो कॉलेज जाना है। तो जूस दे के मुझे देते थे, लेकिन वो जूस पीने के लिए मुझे एटलीस्ट 2 घंटे लगते थे, इतना पेन होता था यहाँ से लेके अंदर तक। तो खाना बंद हो गया मेरा। तो अम्मा ने सजेशन दिया कि आप आई कैन गो टू हैदराबाद। तो बस लेके मैं हैदराबाद चली गई। तो मैं अगेन विद इन 3 to 4 डेज मेडिटेशन के साथ साथ अपने आप को हील किया मैंने, अपर रेस्पिरेटरी थ्रोट इन्फेक्शन। विद इन 4 डेज मैं वापस आ गई थी अपने कैंपस। एंड दैट इज अ ब्यूटी ऑफ इट। ना एक दवाई नहीं ली, केवल मेडिटेशन और पिरामिड साइंसेस। अगेन मेरे अंदर मेरे प्रति जो भावना है, मैं बीमार हूँ, मैं कष्ट में हूँ, ये थॉट्स नहीं रखते हुए मैं उसी को चेंज करती थी कि मैं परफेक्ट हूँ, आई एम हील्ड, आई एम अ पावरफुल सोल। अपने अंदर भावना ऐसे रहती थी। तो दैट इज द कंप्लीट शिफ्ट, एंड दैट्स हाउ इमीडिएट हीलिंग हुआ। और एक मिराकुलस थॉट भी आया कि भाई मैं क्यों इडली नहीं खा सकती। तो सडनली मैं नानी के घर में थी, बहुत अच्छा खाना बनाती है यार, वो चटनी और ये सब बहुत अच्छा होता है। मैंने बोला मैं तो इतना दूर से, मैं पुणे से आई हूँ, तो मैं तो नानी का खाना खाऊंगी। तो अगेन मिराकुलस थॉट। तो मैंने एक इडली लिया, मुझे याद है वो इडली मैंने 2 घंटे लिए स्वॉलो करने के लिए, लेकिन मैं बोला अब मैं और खाऊंगी। और उसी आफ्टरनून, जो मैंने सुबह खाया, उसी आफ्टरनून को मैंने नॉर्मल खाना कंटिन्यू किया, एंड रात तक कंप्लीटली हील हो गई। तो केवल एक मिराकुलस थॉट ने कंप्लीटली चेंज किया। इवन मुझे याद है कि जब अभी के समय में जब कोरोना था, मुझे कोरोना भी हुआ था, अगेन आई हील्ड माई सेल्फ इन 1 वीक। टेस्ट बदलना, बहुत लोग बहुत बातें बोलते हैं, डर का माहौल तो बना ही देते हैं, हमारे घर में तो वो नहीं है कुछ भी। और मुझे याद है कि मैंने ऑब्वियसली कोई मेडिसिन तो लिया नहीं, कुछ बाहर की डिपेंडेंसी ना रखते हुए अपने अंदर वो स्ट्रेंथ बिल्ड किया, एंड वो चेंज हुआ। अमूल्या, आपकी इस सुंदर यात्रा से अभी तक हमने बहुत कुछ सीखा है,
और अभी बहुत कुछ है जानने के लिए। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमने इतनी सुंदर यात्रा से सबसे अच्छी चीज़ क्या सीखी है और क्या समझना है कि जीवन के अंदर हमेशा अवेयरनेस रहें, थॉट्स के प्रति। नेगेटिव थॉट्स हों या आपकी लो स्टैंडर्ड की थॉट्स भी हों, उनको कैसे आप मिरेकुलस बना सकते हो और अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हो। इसलिए ध्यान करिए, ध्यान के साथ साथ अवेयर रहिए अपने थॉट्स के प्रति भी। उन्होंने अपनी बीमारियों को भी इसी तरीके से हील किया है। तो और जानते हैं कि ज़रूरी नहीं है ज़िंदगी में कि जो आप हो, आपको बाहर के एटमॉस्फेयर में वैसे ही लोग मिलेंगे, बट आप अपने जैसे लोग क्रिएट कर सकते हो। अगले एपिसोड में हम जानेंगे किस प्रकार एक मृत्यु का अनुभव उनके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आया और किस प्रकार पीएमसी हिंदी की स्थापना उतार चढ़ावों के बीच में हुई। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। समय पे लॉकडाउन था, उनका हेल्थ डिटीरियरेट हो रहा था धीरे धीरे। किसी को हमने बताया भी नहीं था, क्या बताएंगे, हम तो ऑब्वियसली नो डॉक्टर के पास तो जाते नहीं है, मेडिसिन भी नहीं लेते, लेकिन जो शरीर के साथ हो रहा था हम भी ऑब्जर्व कर रहे थे उनके। तो साथ में पीएमसी हिंदी भी साइमल्टेनियसली चल रहा था, ऑफिस बन गया था, बस 2 सिस्टम्स लिए थे बस वहीं पर, और हम काम में एडिटिंग करती थी, प्रोड्यूसिंग भी करती थी, और साथ में थोड़ी सी टीम हमने डेवलप की थी। धीरे धीरे पहले वो सॉलिड्स में थे, फिर वो लिक्विड्स में गए, और धीरे धीरे उन्हें खाना बंद कर दिया था। तो हम कहीं और किसी को क्या बताएं कि तबीयत ठीक है, उन्होंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था, तो किसी से भी टच में भी नहीं थे, और पिरामिड मास्टर्स को भी हम क्या बताएंगे उस समय पे। हाँ ठीक है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। अम्मा ने पत्री जी को कॉल किया और बोला कि ऐसी स्थिति है, आपको क्या, आप बताइए क्या करना है करके। फिर उन्होंने अम्मा को कॉल में बताया कि बी ब्रेव। तो अम्मा को हिंट हो गया कि कुछ इशारा कर रहे हैं।